रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम राजस्व एवं राजकोषीय नीति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ये वन टेस्ट महा पैकेज परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो इसमें ऐसा क्या है इस फीचर में? ये एक तरह से आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है। एक तरह से आप कह लो तो टेस्ट पास आपका एक तरह से सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जिसे आप अगर 499 रुपीज़ की प्राइस पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप ये परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 3000 प्लस आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये लगभग इंडिया के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी की किसी भी आपकी पोस्ट आप ले लो, या फिर डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम ले लो, या फिर टीचिंग के कोई भी एग्जाम ले लो, तो इन सभी के आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ये एक तरह से क्या है, सब्सक्रिप्शन पैकेज है आपका। अगर आप ये परचेज करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी पे। ठीक है, तो इस टेस्ट पास फीचर की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। इसे आपको कैसे परचेज करना है? तो इसे आप सिंपली आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की प्राइस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, वो आपका प्राप्त होता है जीएसटी से, जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है, तो वह आइटम सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ब्याज का भुगतान। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है आपका एक गैर योजना व्यय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऐसे ही राजस्व व्यय का एक उदाहरण बताइए। तो उसमें एग्जाम्पल होगा आपका एक प्रिंटर की मरम्मत, एक प्रिंटर की मरम्मत करना एक एग्जाम्पल है राजस्व व्यय का। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है, तो भारत में एक फाइनेंशियल ईयर की कितनी अवधि होती है, कितना टाइमलाइन रहता है उसका? वो रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये रहता है पूरा एक साल की अवधि रहती है एक वित्तीय वर्ष की पूरी, 1 अप्रैल से लेके मतलब 31 मार्च, जो अगला जो साल आता है उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे अध्यक्ष? वो थे आपकी वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी जो हैं वो आपके 14वें थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट थे मतलब 14वें वित्त आयोग के। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है, वो आपका होता है निवेश गुणक। निवेश गुणक जो है धनात्मक रूप से संबंधित होता है एमपीसी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है, वह है संपत्ति कर। जो संपत्ति कर है वह किसी भी परिवर्तनीय लागत के लिए नहीं है, किसी भी फर्म के लिए मतलब परिवर्तनीय लागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ कहलाता है, वह कहलाता है असामान्य लाभ, उसे हम लोग असामान्य लाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमपीसी जिसे कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मान सामान्यता क्या है? वह है आपकी एक से अधिक और जीरो से कम नहीं होता है, वह एक से ज़्यादा होता है और जीरो से कम बिल्कुल नहीं होता है। ये रहती है एमपीसी का मान सामान्यता। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और वाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है, तो वह किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण। इसमें हम लोग जीडीपी की वृद्धि दर, केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन के बारे में हम लोग इसमें मतलब इसके अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन करते हैं इसके जरिए समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण के जरिए जीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह सरकारी संगठन जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है, वह है सेबी। जो सेबी जो है वह प्रमुख नियामक है सभी निवेशकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
वह प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है वह है राजस्व प्राप्ति। राजस्व एक ऐसी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट से वो डिस्क्लूड रहता है, मतलब इंक्लूड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है जब जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर हो जाता है, तब जो है प्राथमिक घाटा शून्य पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक घाटे के बराबर क्या होता है? वो आपका होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जब आप राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे तो आपका जो है प्राथमिक घाटा आ जाएगा निकल के। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार की नीति क्या रहती है? वह रहती है राजकोषीय नीति। सरकार की प्रथम नीति राजकोषीय नीति ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए किन सूत्रों का उपयोग किया जाता है? तो वह सूत्र है आपका, वह फॉर्मूला है आपका कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। ये पूरा फॉर्मूला है कुल व्यय माइनस का होल पूरा ब्रैकेट के अंदर राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब पहले जो प्लस वाला जो है राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां, पहले इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा आपका जो भी वैल्यू आएगी फिर उसमें से हम लोग कुल व्यय में से माइनस करेंगे उसको, और फिर आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सकल राजकोषीय घाटा का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, वह करता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है वह सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है, फिगर आउट करता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में एन के सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वह सन था आपका 2016 में एन के सिंह की प्रेसिडेंसी में मतलब अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत हुआ था मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। उसे राजस्व घाटा कहा जाता है जी, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व व्यय का उदाहरण है, तो वह उदाहरण आपका सरकारी कर्मचारियों का वेतन, या एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण है राजस्व व्यय का सरकारी कर्मचारियों का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदेशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता एक हिस्सा है, वह हिस्सा है राजस्व प्राप्ति का। जो विदेशों से जो इंटरनेशनल जो संगठनों से जो मतलब आता है वो नकद अनुदान सहायता के लिए, वह एक हिस्सा होता है राजस्व प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आते हैं। क्या तब होती है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है? तो वह होता है आपका राजकोषीय तटस्थता। राजकोषीय तटस्थता जो है वह तब होती है जब सरकार के कर लगाने पर और खर्च करने या उधार लेने पर उसके निर्णय पर अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह राजकोषीय तटस्थता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी घाटे मतलब गवर्नमेंट डेफिसिट को, करों को किससे या व्यय को किससे कम किया जा सकता है? तो वह है आप उसको करों को बढ़ा सकते हैं और व्यय को घटा सकते हैं। जब का कर बढ़ जाएगा और व्यय जब घट जाएगा तब का सरकारी घाटे मतलब गवर्नमेंट डेफिसिट मतलब कम, उसको उससे कम कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी घाटे को कम करना है तो उसके लिए आपको करों को बढ़ाना पड़ेगा और व्यय को घटाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजकोषीय घाटे की परिभाषा है, तो वह परिभाषा है ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। यह राजकोषीय घाटे की परिभाषा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किन मंत्रालय से संबंधित है? तो वह संबंधित है वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है आपका वित्तीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सचिव मतलब राजस्व के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है, वह कार्य करता है राजस्व विभाग। जो राजस्व विभाग होता है वह सचिव के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है, इससे कंट्रोल में रहता है, मतलब राजस्व के कंट्रोल में रहता है कौन सा? राजस्व विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? राजकोषीय प्रोत्साहन।
राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल होता है नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी खर्च के स्रोत हैं, तो वह है ऋण का विस्तार। ऋण का विस्तार सरकारी खर्च का एक प्रमुख स्रोत है। यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देश के घरेलू उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे हैं, तभी वह देश व्यापार घाटे में है। तभी उस देश का मतलब व्यापार घाटे में है, क्योंकि उसके घरेलू उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में काफी पीछे है, इसी वजह से वह घाटे में चल रहा है उस देश का व्यापार। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है, तो वह अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है, वह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है, वह है लाइफर वक्र। उसे लाइफर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के। या दोनों ही प्रमुख उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के। क्या करना? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना और लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है राज्यों को अनुदान। जो राज्यों का जो अनुदान होता है, जो उन्हें थोड़ा पार्टनरशिप में मतलब पैसा दिया रहता है डेवलपमेंट के लिए, वह संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आय कर से। भारत देश में हर एक एक जो कोड है प्रत्यक्ष रूप से, वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है आय कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजस्व घाटा। उसे ही राजस्व घाटा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? वह है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार या भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है पूर्ण रोजगार सबको देना। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद है, वह है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान सबसे बड़ी मद है चालू खातों में व्यय की, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 की बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा। किसका दायित्व रहता है? वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, और योजना आयोग का मतलब संयुक्त रूप से, मतलब वो रहता है, मतलब पार्टनरशिप रहती है यथार्थता सत्यापित का दायित्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सकल घरेलू बजटों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। भौतिक परिसंपत्तियों का सकल घरेलू बजटों का सर्वाधिक हिस्सा है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, और प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। और तभी प्रदान करता है जब निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालना होता है, तब वह लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति देता है इस चीज के करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी, वह की गई थी वीपी सिंह के द्वारा। जो वीपी सिंह थे, उनके द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा करी गई थी। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती है? वो आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है किसकी? मुद्रास्फीति की दरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी केलकर समिति ने। जो केलकर नाम की समिति थी, उसने सिफारिश करी थी धारा 88 के अधिनियम के तहत छूट को समाप्त करने की, आयकर छूट को समाप्त करने की धारा 88 के तहत केलकर समिति ने इस चीज को मतलब सिफारिश की थी, इस चीज को लागू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है मार्ग पर टोल टैक्स। जो मार्गों पर, जो राजमार्गों पर जो टोल टैक्स होता है, वह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोड वेट संबंधित है, तो मोड वेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर से, जिसे वैट भी कहते हैं। कर मतलब वैट, तो मूल्य वर्धित
कर से संबंधित है आपका मोड वेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कि मोड वेट किससे संबंधित है। आपका मोड वेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? वह दिया था कॉलडोर ने। एक अंग्रेज थे कॉलडोर, उन्होंने भारत देश में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता था वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, वह है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर पर। जो कृषि आय से के अतिरिक्त जो अन्य कर होते हैं उन पर संघ द्वारा जो है उस कर को लगाया जाता है और फिर वसूला जाता है, और फिर आखिरी में उसे राज्यों में बांट दिया जाता है। वह है कृषि आय के अतिरिक्त जो अन्य कर होते हैं उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितना परसेंट कर दिया था? तो वह किया था 30% करने का सुझाव दिया था कि 30% उसको घटा दिया जाए। दूसरी रिपोर्ट में उस निगम के लिए केलकर समिति ने यह सुझाव दिया था कि 30% उस दर को मतलब घटा दिया जाए। 30%, याद रखिएगा कि केलकर समिति ने कितने परसेंट उस कर को घटाने के लिए सुझाव दिया था, वह था 30%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वह है जीएसटी से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से 2019 और 20 में जो जीएसटी लागू करी गई थी वह भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, वह है जीएसटी 18%, निगम कर 18%, और फिर बचा आपका आयकर, वह है 17%। तो ये तीन चीजें थी जो बहुत बड़े स्रोत के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की निकल के आई थी। पहला जीएसटी 18%, फिर निगम कर 18%, और फिर लास्ट में आयकर वह निकल के आया था 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है आयकर। आयकर विभाग जो होता है वह वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, जो आयकर होता है खरीदारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वह है बिक्री कर। जो बिक्री कर होती है वह अप्रत्यक्ष कर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार नहीं लगाती है, वह नहीं लगाती है मनोरंजन कर। जो राजकर का जो मनोरंजन कर होता है वह केंद्र सरकार बाकी राज्यों पर नहीं लगाती। जो इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए चीजें होती हैं, सिनेमा फिल्म जो भी हो गया, मतलब मनोरंजन से रिलेटेड, उस पर कर नहीं लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2009 से 10 में संघ सरकार की कर आय का सर्व प्रमुख साधन रहा है, वह रहा है निगम कर। निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। कितना रहा है? वर्तमान में जीएसटी का 33% रहा है उसमें निगम कर, जिसे कॉरपोरेशन टैक्स भी कहते हैं। वर्ष 2009 से 10 में संघ कर की कर आय का सर्व प्रमुख साधन निगम कर ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष कर क्या है? वह है हमारी आयकर। जो आयकर होती है वह हमारी प्रत्यक्ष कर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रत्यक्ष कर क्या है, तो वह है आयकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैट लगाया जाता है, वह लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। तो जितने भी स्टेजेस होते हैं उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य, जितने भी चरणों होते हैं, जितने भी स्टेजेस होते हैं, उन पर वैट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम होगी, वह होती है न्यूनतम 32%। मतलब 32% वो न्यूनतम रहती है, सबसे कम से कम रहती है भागीदारी उसकी राज्यों में केंद्रीय करों को लेकर के। कितनी रहती है? 32%। और इसमें लिखा हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42% थी, मतलब 10% बढ़ गई थी 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत, लेकिन ऐसे रहती है न्यूनतम कम से कम 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। जो राज्य सरकारों द्वारा जो है वही भारत में कृषि आयकर को लगाते हैं, उन्हीं द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2009 से 10 में संघ सरकार के कर आय का सर्व प्रमुख साधन था, वह था निगम कर। जो निगम कर था वह कर आय का सर्व प्रमुख साधन था 2009 से 2010 के बीच, जब कांग्रेस की सरकार थी। वह था निगम कर, जीएसटी निगम कर 2019 से 20, जिसे अब कहते हैं। अब उसमें जीएसटी शब्द एक ऐड कर दिया गया है, पहले उसे निगम कर बोलते थे, अब उसे जीएसटी कर बोलते हैं, जीएसटी निगम कर बोलते हैं सन 2019 से 20 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है वह है निगम कर। निगम कर जो है वह राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयकर छूट नहीं है वह है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। जो यूनिट लिंक जो जितने भी इंश्योरेंस योजनाएं हैं उन सब पर आयकर छूट नहीं है, और बाकी उनके अलावा जितने भी हैं उन सब पर आयकर छूट है, लेकिन यूनिट जो यूनिट वाइज जो लिंक्ड है इंश्योरेंस योजना उन पर आयकर छूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। सेनवेट। सेनवेट का संबंध किससे है? उसका संबंध है हमारा केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। सेनवेट का संबंध है हमारा केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि आपका सेनवेट किससे संबंधित है? वह संबंधित है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र को वर्ष 2007 से 2008 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई थी वह निगम कर से प्राप्त हुई थी। सर्वाधिक आय 2007 से 8 के बीच केंद्र सरकार को, जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त जो है सर्वाधिक आय प्राप्त हुई थी निगम कर से, जिसे वर्तमान में मोदी जी की गवर्नमेंट ने जीएसटी का नाम दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निगम क्षेत्र की आय से संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? वह है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर। जो सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर है उसका निगम क्षेत्र की आय से संबंध कोई भी नहीं है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केवल संघीय सरकार के लिए क्या होता है? वह होता है सीमा शुल्क और निगम कर। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के लिए केवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटे जाते हैं वह है उत्पाद कर और आयकर उपकर और है तटकर। जो तीन चीजें हैं कर से रिलेटेड, उत्पाद कर, फिर आय पर उपकर और फिर तटकर, या जो तीन समूह हैं ये एक कर शून्य को समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और फिर राज्यों को एक एक करके बांटे जाते हैं वह है उत्पाद कर, आय पर उपकर और फिर तटकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है वह है राजकोषीय घाटा का। राजकोषीय घाटा का सर्वाधिक अनुपात है राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद से जुड़ा हुआ, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जुड़ा हुआ प्राथमिक मूल्यों की अगर बात करें तो भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या है? वह है संपदा कर। जो संपदा कर है वह प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला रहता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा रहता है वह है कृषि आय के अतिरिक्त आय कर पर। जो कृषि आय के अतिरिक्त जो आय पर जो कर होता है वह संघ तथा राज्यों में बांटा रहता है, उसके अलावा नहीं बांटा रहता है राज्यों में। वह सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के पास ही रहता है, वह संघ के द्वारा ही उसे लगाया रहता है और उसको उसके मतलब कंट्रोल में रहता है वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, वर्ष 2013 से 14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत था वह था सामूहिक कर, जिसे वर्तमान में मोदी जी की गवर्नमेंट ने जीएसटी नाम दिया था। उसे पहले सामूहिक कर से जानते थे कांग्रेस की सरकार में। वह 2013 से 14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत निकल के आया था सामूहिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलचल जिसे सीवरेज कहते हैं उसका वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है संपत्ति कर। वह राजस्व विभाग है आपका संपत्ति कर, जिससे जल तथा मलजल मतलब जिसे सीवरेज का वित्त पोषण होता है वह है संपत्ति कर। वह राजस्व होगा संपत्ति कर वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की कितनी दर है? वह दर है 0.50%, मतलब आधे परसेंट केवल उसकी दर है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 6 नवंबर को 2015 को जो उपकर लगाया था वह आधे परसेंट की उसकी दर थी, 0.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर हो जाता है? यह बराबर हो जाता है राजकोषीय घाटे के। अगर प्राथमिक घाटे में हम ब्याज भुगतान को भी मिला लें तो वह किसके बराबर हो जाता है? वह बराबर हो जाता है राजकोषीय घाटे के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजकोषीय घाटे के बराबर मतलब क्या निकल के आ जाता है। तो प्राथमिक घाटे में जब हम ब्याज भुगतान को भी मिला लेते हैं तो वह राजकोषीय घाटा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आते हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद रहा है
वह मद रही है ब्याज की अदायगी। ब्याज की अदायगी सबसे बड़ी मद रही है जो संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम किसकी होती है? वह होती है आगम व्यय की। आगम मतलब रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। रेवेन्यू व्यय की मतलब आगम व्यय की सबसे अधिक रकम होती है संघीय बजटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। उसे हम लोग सीमा कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? वह रहा है राजकोषीय घाटे का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सरकार के बजट में सबसे बड़े घाटे में किसका योगदान रहा है? तो वह राजकोषीय घाटे का सबसे बड़ा योगदान रहा है भारत सरकार के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2000 से 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था। उसकी दर थी 5.1% पर। और वही अगर देखा रहे 2022 से 2023 में तो वह परसेंट बढ़ करके हो गई थी 6.4%। मतलब 1% से ज़्यादा बढ़ गई थी। पहले उस वक्त कितनी थी? 5.1%। अब वह अभी जल्दी के हाल ही में वर्ष 2022 से 23 में वह दर बढ़कर के हो गई थी 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1995 से 96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान कितना रहा है? तो वह योगदान रहा है 42%। वर्ष 2019 से 20 में वह रहा था 25%, मतलब काफ़ी कम हो गया था। लेकिन उस वक्त 1995 से 96 में वह आगम आय में जो उत्पाद कर का योगदान था वह था 42%। मतलब तब कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता था। अब वो काफ़ी कम, मतलब उसका आधा एक तरीके से रह गया, 25% ही रह गया केवल अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही। वर्ष 1996 से 97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। वह रखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। जो 5% है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, केवल उसी को ही संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का एक टारगेट बना करके, उसका लक्ष्य बना करके रखा गया है। रखा गया था मतलब 96 से 97 वर्ष के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आता है। संघीय बजट 2011 से 12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है ऊर्जा पर। ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2011 से 12 के बीच सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है ऊर्जा पर। अपने बजट में कांग्रेस ने किया था, उस वक्त उन्हीं की सरकार थी 2011 से 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। 13 फरवरी 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया था किस राज्य के लिए? जम्मू तथा कश्मीर ने। वह जम्मू और कश्मीर ने, उस राज्य ने 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया था और वह तारीख थी 13 फरवरी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समयावधि 2008 से 10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज भुगतान। सबसे बड़ा मद कौन सा रहा है? ब्याज भुगतान का सबसे बड़ा व्यय में सबसे बड़ा मद रहा है, वह है ब्याज भुगतान। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघ बजट 2010 से 11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित था, वह जीडीपी का 5.5% था। लेकिन वर्ष 2019 से 20 में वही जीडीपी का 3.3% हो गया था, मतलब काफ़ी कम हो गया था। राजकोषीय घाटा का अनुमानित जो था पहले 5.5% था, अब वह घट करके 2019 और 20 में वही जीडीपी का परसेंट 3.3% पर जाकर पहुंचा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा, तो जो बच गया भाग है वो उसको कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। उसे हम लोग सकल प्राथमिक घाटा नाम देंगे। जो ब्याज, जब हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल देंगे, जब हम सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो जो अवशेष बचेगा, जो बाकी चीजें बचेंगी, उसका नाम दिया जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही आते हैं। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009 से 10 तक केंद्र तथा राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए, वह 0% होना चाहिए। लेकिन वह 0 तो नहीं है इस अकॉर्डिंग कर देखा रहे तो। लेकिन वह होना कितना चाहिए? वह 0% होना चाहिए, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कितना रहेगा? वह हमेशा अधिक रहेगा।
हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। वो राजकोषीय घाटा वो हमेशा बढ़ता ही रहता है राजस्व घाटे के अनुसार। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था 2003 में। सन 2003 में बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था। इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है। वह भाग है आपका घरेलू उधारों से। जो घरेलू उधार होते हैं, जो डोमेस्टिक जो उधार लिए वाले जो लिए गए हैं, वह संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू उधारों से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा हमें प्राप्त होता है जब हम क्या प्राप्त होता है हमें हमें प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा जब हम केंद्र सरकार के बजट में से राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन 2015 से 16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? वह कर दी गई थी 49%। और वहीं वर्तमान में इसकी बात करें, अभी जल्दी बात करें इसकी, तो वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वह हो गई है वर्तमान में 74%। पहले कितनी थी? 49%। अब वह बढ़ के हो गई है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? वह हिस्सा है 30.5%। और 14वें वित्त आयोग के अनुसार वह परसेंट है 42। वह 42% है। अगर 14वें वित्त आयोग के अनुसार बात करें तो वह 42% है। लेकिन ऐसे अगर देखा रहे तो केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में उन सभी राज्यों का जो प्रतिशत हिस्सा है वह है 30.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। क्या नहीं बांटती है? वह है तट कर। जो तट पर जो जितने भी कर वसूले जाते हैं, जितने भी समुद्री इलाके के आसपास जितने भी होते हैं, मतलब नदी के आसपास जितने भी तट के जो कर होते हैं, वह केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उस कर को नहीं बांटती है। वह है तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है करों का राज्य व केंद्र में बंटवारा करना। जो करों का राज्य के अकॉर्डिंग या केंद्र के अकॉर्डिंग जो बंटवारा करना होता है, वह वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। उनका मेन पर्पस, मेन जो काम होता है वह यही होता है कि करों को राज्यों के अकॉर्डिंग और केंद्र सरकार के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसे उन्हें बांटना, उन करों को बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है। वह जनसंख्या पर भार दिया है। 14वें में भी 50% उसका हिस्सा रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका ये पूछा गया है कि सर्वाधिक भार किस चीज पर रहा है, तो वह रहा है जनसंख्या पर। और 14वें में भी वह 50% ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त आयोग का गठन किया रहता है, वह गठन किया रहता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसको वित्त आयोग का गठन किया रहता है कि वह 5 वर्ष तक की रहेगा, उसके बाद फिर बदल दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि रही है, वह रही है 2010 से 2015 के बीच। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि 2010 से 15 के बीच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संस्तुति की गई थी। वह की गई थी संस्तुति 32%। 14वां और 42% फिर बढ़कर के हो गई थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा। वह कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा राज्यों का? वह रहेगा, वो योग्य अंश रहेगा 29.5%। उतना परसेंटेज रहेगा, मतलब वितरण राज्यों के वितरण योग्य अंश का इतना हिस्सा रहेगा 29.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। उसकी विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत।
तो अनुच्छेद जो 268 से 281 के अंतर्गत जो है वह केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की उसमें विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो उससे स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? वह है मुद्रास्फीति की। जो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वह उत्पन्न होती है अगर वह विफल हो गई तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है वित्त मंत्रालय का। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारे कंट्री की, हमारे देश की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो जो है तैयार करती है आर्थिक समीक्षा को, वही उसका दायित्व है वित्त मंत्रालय का, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है। वह रहा है किस वर्ष में? वह रहा है 2007 से 2008 में, और वर्तमान में वह बढ़कर के वह 8.5% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2009 से 10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही हैं उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 114। 114 उनकी संख्या थी। किनकी? सेवा कर के दायरों में जितनी भी संख्या थी वह वर्ष 2009 से 10 में उन सेवाओं की संख्या थी 114। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख मद है। वह मद है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान सर्व प्रमुख मद है संघ सरकार के व्यय का, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014 से 15 तक होना चाहिए। वह कितना होना चाहिए? वह होना चाहिए 68%। इतना तो होना ही चाहिए। और वह सन 2014 से 15 के बीच इतना परसेंट था भी, वो 68%। अब तो और बढ़ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बजटें 1998 से 99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई थी। वह हुई थी धनात्मक सन 2003 से 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सन 98 से 99 के पश्चात जो ऋणात्मक रहने पर जो उपरांत धनात्मक था वह कितना हो गया था? कौन से वर्ष में कितना हो गया था? वह था 2003 से 4 में। वह ऋणात्मक होने के साथ साथ उपरांत धनात्मक भी हो गया था। वह 2003 से 4 के बीच में हुआ था ऐसा, जब सरकार कांग्रेस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय बजट 2005 से 6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था। वह था उत्पाद कर, जिसे वर्तमान में नाम दे दिया गया गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने, जीएसटी से। उससे पहले उत्पाद कर कांग्रेस सरकार में बोलते थे उत्पाद कर। वही संघीय बजट में सबसे बड़ी प्राप्तियों का उनका सबसे बड़ा स्रोत था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन का वहीं से आता था, उत्पाद कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। मतलब जो आगामी वर्ष के जो बजट सेशन जो होने वाला है उसकी प्रस्तुति के पहले उसे कर दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुति। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया था सन 1994 से। जो खाते में जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता थी उसे सन 1994 से ही घोषित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही जिला साख योजना बनाई जाती है किस चीज के लिए? लीड बैंक के अंतर्गत। जो लीड बैंक हमारा होता है उसके अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित करी गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। ये कांग्रेस सरकार के थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनके द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित करी गई थी। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवा कर क्या है? वह है प्रत्यक्ष कर। सेवा कर हमारा प्रत्यक्ष कर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेवा कर क्या है? सेवा कर हमारा प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है टोबिन टैक्स। जो टोबिन टैक्स है हमारा, वह सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु उस टैक्स से तात्पर्य है, वह है टोबिन टैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये
कि सट्टे द्वारा जो पूंजी पलायन जो को रोकने के लिए जो टैक्स उससे तात्पर्य होता है, उस टैक्स को क्या कहते हैं, नाम क्या नाम है उस टैक्स का? उस टैक्स का नाम है टोबिन टैक्स। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते हैं, वह है आयात निर्यात कर एवं निगम कर। जो आयात निर्यात कर हैं, उसके अलावा जो निगम कर हैं हमारे, वह केंद्र द्वारा लगाए तो जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों में उन्हें बांटा नहीं जाता। उन्हें देश में लागू कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों में उन्हें उनका बंटवारा नहीं होता, उन्हें बांटा नहीं आता है। वह है हमारे आयात निर्यात कर एवं निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। मॉडरेट योजना का उद्देश्य क्या है? तो मॉडरेट योजना का उद्देश्य है कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए, उसका ये प्रमुख उद्देश्य है मॉडरेट योजना का। इसी वजह से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अप्रत्यक्ष कर क्या है? वह है वस्तु एवं सेवा कर। जो वस्तु एवं सेवा कर है वह हमारी अप्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर क्या थी? वह सेवा कर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा किन टीडीएस और उपहार पर भी होगा जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा? तो वह कितने परसेंट टीडीएस होगा? वह 1% टीडीएस होगा, केवल केवल 1% वह टीडीएस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है, वह है केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अभी फिलहाल में था जम्मू कश्मीर, तो उसके जो उपराज्यपाल होंगे वह भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद में भाग नहीं ले सकते हैं। वह उसके कोई उनका कोई संबंध नहीं है उस परिषद से, वह उसमें भाग नहीं है, उसमें उनके उसमें काउंट, उनकी कोई गिनती नहीं उसमें, जो उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से होने वाली आय पर कितने आयकर लगाया गया जाएगा? कितने परसेंट आयकर लगाया जाएगा? वह है 30%। जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग, जो जिसे आभासी डिजिटल परिसंपत्ति भी कहते हैं, उसकी आय पर कितने परसेंट आयकर लगाएगा, कितने परसेंट लगाना चाहिए? वह है 30%। 30% उससे लगाया जाएगा। मतलब बजट 2022 के जब उसकी घोषणा करी गई थी तो वह 30% लगाया गया था क्रिप्टो करेंसी में आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, लागू किया गया था? वह था 101वें संशोधन में। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी को लागू किया गया था। वह संशोधन था 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। वह है तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। जितने भी टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू तथा तंबाकू के पदार्थ से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं, उन सब पर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो कथन सही होगा? वह है अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की मतलब उसके बढ़ जाने की उम्मीद करेंगे। वह सामान्य दर जब बहुत कम स्तर पर पहुंच जाएगी वह तभी ऐसा होगा। अगर कम नहीं रहेगी तो कोई उम्मीद नहीं करेगा कि वह ब्याज दर मतलब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाजार कीमत और कारक लागत पर योग में मूलभूत अंतर क्या है? वह है निवल अप्रत्यक्ष कर। जो निवल अप्रत्यक्ष कर है वह मूलभूत उसी का अंतर है बाजार कीमत और कारक लागत के योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। तो वह उदाहरण है आयकर। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? वह है उत्तरोत्तर कराधान और साथ में उत्तरोत्तर व्यय। जो उत्तरोत्तर कराधान है और उसके साथ में जो उत्तरोत्तर व्यय है, वह किसी भी देश में आय का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त मंत्रालय ने निम्न के लिए फॉर्म 26 AS नामक नया फॉर्म प्रस्तावित किया है। वह है करदाताओं के लिए फॉर्म 26 AS वित्त मंत्रालय ने मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस फॉर्म को 26 AS को लागू किया है। वह लागू किया है करदाताओं के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि करदाताओं के लिए मतलब 26 AS नाम का फॉर्म किसके लिए लागू किया गया है। वह करदाताओं हैं जिनके लिए 26 AS नाम का फॉर्म फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मतलब वित्त मंत्रालय ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मूल्य वर्धित कर लाया गया था, वह लाया गया था सन 2005 में। मूल्य वर्धित कर 2005 में जब सरकार थी कांग्रेस की तब लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है, वह है निर्मित उत्पाद। निर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। ऑक्ट्रॉय है, ऑक्ट्रॉय को कहते हैं टैक्स। ऑक्ट्रॉय हमारा है टैक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्ट्रॉय क्या है। ऑक्ट्रॉय है टैक्स। ऑक्ट्रॉय को टैक्स नाम दिया गया है, टैक्स कहते हैं ऑक्ट्रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, वह है माल और सेवा कर। जो माल और सेवा कर है वह भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, उसे प्रत्यक्ष कर का दर्जा नहीं दिया गया है माल और सेवा कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु या सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं वह लागू नहीं है, किस चीज़ों पर लागू नहीं है। वह शराब पर लागू नहीं है, जबकि शराब पर तो सबसे पहले लागू होनी चाहिए, लेकिन उसे शराब पर लागू नहीं किया गया है जीएसटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, वह है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न करों का समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है, वह है उत्पाद कर, सीमा शुल्क व आयकर। उत्पाद कर, सीमा शुल्क या आयकर उन करों का समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान इसके द्वारा किया जाता है, वह है दर्शक द्वारा। जो ऑडियंस होती है वह इस तरह के मतलब सिनेमैटिक जो मनोरंजन वाली चीज़ें जो होती हैं उन पर भुगतान के लिए मतलब दर्शक द्वारा ही भुगतान किया जाता है। सिनेमा से रिलेटेड जितने भी मतलब टैक्सेस जो मतलब देते हैं वो लोग वो दर्शक के द्वारा ही होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका ये पूछा गया है कि सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा दिया जाता है, वह है दर्शक द्वारा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायता होगी, वह है प्रगामी कर। जो प्रगामी कर होगी वह आगे हमारी काम की चीज हो सकती है, सहायता दे सकती है वह भारत में आर्थिक विषमता को कम करने को लेकर के। सेनविट संबंधित है, सेनविट का किससे संबंध है, वह है उत्पाद शुल्क से। सेनविट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये कि सेनविट का किससे संबंध है, वह संबंध है उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पर पड़ता है, वह है आयकर। जो आयकर है उस पर प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का एक साधन है, वह है राजकोषीय। जो राजकोषीय नीतियां हैं सरकार की वह एक साधन है सीमा शुल्क का। एक प्रत्यक्ष कर क्या है, वह है संपत्ति कर। जो संपत्ति कर है वह एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्न एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं, वह है एंटी डंपिंग ड्यूटी। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वह बाकी जितने भी मतलब भारत में निम्न एक को छोड़ करके जितने भी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं वह एंटी डंपिंग ड्यूटी है। आपका एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब जितने भी मतलब एक को छोड़ करके जितने भी सरकारी राजस्व के स्रोत हैं वह एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्य वर्धित कर को लागू किया जाता है मूल्य कर पर, उसे मूल्य पर लागू करते हैं मूल्य वर्धित कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, वह है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एकमात्र ऐसा कर है जिसे इकाई द्वारा वहन तो किया जाता है
लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। जीएसटी के संदर्भ में तथ्य क्या सही है? वह है जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। जीएसटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन सा तथ्य जो है वो सही निकल के आता है? वह सही है तथ्य आपका जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। उसे कंपनी एक्ट के तहत ही जीएसटी नेटवर्क को बनाया गया है ताकि अच्छे से मैनेज हो सके जीएसटी को। जितने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर जितने भी टैक्सेस लगते हैं उन सबको अच्छे से मैनेज कर सके, तो वह कंपनी एक्ट के तहत ही जीएसटी नेटवर्क बना करके जीएसटी को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। निम्न को पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह है कार्बन कर, एक तरीके से टैक्स। कार्बन कर मतलब टैक्स, उसे पिगोवियन कर के रूप में परिभाषित करते हैं या वर्गीकृत किया जा सकता है। वह है कार्बन कर। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कर है जिसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? वह है कार्बन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। सुगम कर किससे संबंधित है? वह है आयकर से। सुगम कर जो है वह आपका आयकर से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत क्या बन गया है? भारत एक सामान्य बाजार बन गया है। जब से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुई है भारत देश में, तब से भारत देश जो है वह एक सामान्य बाजार के रूप में बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों में सुधार से संबंधित है, जिन्हें सम्मिलित रूप से किस के रूप में जाना जाता है? वह है वित्तीय नीति। उसे हम लोग वित्तीय नीति के अनुरूप जानते हैं उसे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं, वह जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 जो हैं उतने सदस्य होते हैं, 33। उनकी गिनती है 33। तो ये एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा रहेगा कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? वह है 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। जीएसटी से जुड़ा हुआ। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर है, वह कितनी दर है? वह दर है आपकी 28%। वह दर है 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। भारत का प्रमुख राज्य कर है, वह है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। जो प्रमुख राज्य कर है भारत देश का वह है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। सकल राजकोषीय घाटा, इसका फॉर्मूला क्या है? मतलब इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सकल राजकोषीय घाटा है, कैसे निकालेंगे हम? जब हम कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर को माइनस करके ऐड करके उसमें से ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को माइनस कर देंगे। मतलब पहले हमें क्या करना है, राजस्व प्राप्तियों को लेना है, उनमें से गैर वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें ऐड करना है, फिर जो आपका आंसर जो निकल के आएगा उसमें से हम ऋण से जो सृजित होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां उनको माइनस कर देंगे, और फिर जो आपकी आखिरी में जो वैल्यू निकल के आएगी उसको फिर हम उठा करके कुल व्यय में से माइनस कर देंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वह आपका होगा सकल राजकोषीय घाटा। यह एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा गया है कि सकल राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला क्या है, उसे कैसे हम लोग निकालेंगे? तो उसे निकालेंगे हम लोग कुल व्यय में से माइनस करेंगे। क्या व्यय माइनस करेंगे? राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर माइनस ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को, तब निकल के हमारा आ जाएगा सकल राजकोषीय घाटा। यह एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है सकल राजकोषीय घाटे का, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है, वह है राजकोषीय घाटा। जो राजकोषीय घाटा होता है वह राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है।